चलो, तो हम बात करते हैं हमारे कोर्स की जिसका नाम है सीए फाउंडेशन। ठीक, सीए फाउंडेशन में तुम्हें पता है 4 सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। ठीक, ये जो है वो सितंबर 2026 के लिए बैच रहेगा और साथ में जनवरी 2026 के लिए रहेगा। ठीक, तो सितंबर और जनवरी दोनों के लिए है। आपको पता है आपके 4 पेपर रहने वाले हैं। एक होगा पेपर नंबर 1, एक रहेगा पेपर नंबर 2, एक होगा पेपर नंबर 3 और एक होगा पेपर नंबर 4। पेपर नंबर 1 बात करें तो वो आपका अकाउंट्स होगा। पेपर नंबर 2 आपका रहेगा लॉ। ये दोनों एग्जाम्स आपके क्या रहने वाले हैं, सब्जेक्टिव रहने वाले हैं, यानी कि लिख के करने होंगे। और इन दोनों को करने के लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे। इन दोनों को करने के लिए आपको कितने मिलेंगे, 3 घंटे। पेपर नंबर 3 की बात करें तो पेपर नंबर 3 आपका रहेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और पेपर नंबर 4 यानी कि आपका रहेगा इकोनॉमिक्स। पेपर नंबर 4 आपका क्या रहेगा, इकोनॉमिक्स। और ये दोनों आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे यानी कि एमसीक्यू बेस्ड, और इनको करने के लिए आपको मिलेंगे 2 घंटे। चारों के चारों एग्जाम आपके 100 मार्क्स के रहने वाले हैं। 100 और आपको पास होने के लिए कितना चाहिए, 40 और ओवरऑल कितना चाहिए, 200। ओवरऑल कितना चाहिए, 200। ठीक है ना, ओवरऑल आपका रहेगा 200। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, 200 आपका क्या हो गया, ओवरऑल रिक्वायरमेंट हो गई पासिंग मार्क्स के लिए। ठीक, अगर हम बात करें अकाउंट्स और लॉ की तो इसमें 100 मार्क्स का सब्जेक्टिव रहेगा, चॉइस भी आएगी। ठीक है ना, चॉइस कैसे आती है, जैसे मैं अकाउंट्स के पेपर पैटर्न की बात करूं, अकाउंट्स का पेपर पैटर्न कैसा रहता है, क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स का क्या रहेगा, कंपलसरी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स का क्या रहेगा, कंपलसरी। लेकिन उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 ये 5 क्वेश्चन हैं, ये भी 20 मार्क्स ईच रहने वाले हैं। बट इनमें से एक क्वेश्चन आप चॉइस में छोड़ सकते हो, यानी कि आपको कोई भी 4 अटेम्प्ट करने होंगे। कोई भी 4 अटेम्प्ट करने होंगे। तो 20 इंटू 4 80, 80 और 20 का ऊपर कंपलसरी वाला, तो 200 नंबर का पेपर ऐसे रहेगा। ठीक, बट मैथ्स और इको में आपको कोई चॉइस नहीं मिलेगी। आपके पास 100 एमसीक्यू के क्वेश्चंस होंगे और आपको 100 ही क्वेश्चंस करने रहेंगे। ठीक, तो अभी मैं बात कर रहा हूं किसकी, पेपर नंबर 3 की, यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है ना, तो आज की क्लास में बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, पेपर नंबर 3 की। ठीक, तो इससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं थोड़ा सा। मेरा नाम है सीए गौतम गोयल। 2018 से मैं टीचिंग में हूं, यानी कि 8+ ईयर्स का मुझे एक्सपीरियंस हो गया है। मैं फाउंडेशन लेवल पे बात करूं तो अकाउंट्स, मैथ्स और इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं। इंटर लेवल पे बात करूं तो अकाउंट्स हो गया, टैक्सेशन हो गया, कॉस्टिंग हो गया और एफएम हो गया। ठीक है ना, जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स रहते हैं वो मैं पढ़ाता हूं। और फाइनल लेवल पे भी बात करूं तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और एएफएम ये मैं पढ़ाता हूं। उसके अलावा डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स भी मैं पढ़ाता हूं। तो जितने भी हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स रहते हैं ना, वो मैं पढ़ाता हूं, क्योंकि मेरा बचपन से इंटरेस्ट एरिया किस में रहा है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में रहा है। ठीक है ना, चलो, तो अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सब्जेक्ट की। तो इस सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास टोटल 3 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं, 3। एक हमारा रहेगा पार्ट ए, एक हमारा होगा पार्ट बी और एक हमारा होगा पार्ट सी। ए की बात करें तो ए बात करेगा बिजनेस मैथमेटिक्स की, बिजनेस मैथ्स की। ये जो पार्ट है ये हमारा 40 मार्क्स का रहने वाला है। पार्ट बी की बात करें, पार्ट बी हमारा होता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग हमारा 20 मार्क्स का रहेगा। और पार्ट सी की बात करें तो पार्ट सी हमारा होता है स्टैटिस्टिक्स। ये भी हमारा कितने मार्क्स का रहेगा, 40 मार्क्स का रहेगा। ये हमारा क्या होता है, ये हमारे तीनों पार्ट्स का रहेगा। मैथमेटिक्स के क्विकली चैप्टर बता दूं अगर, फर्स्ट चैप्टर है रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस, लॉगरिथम, यानी कि रेशियो, प्रोपोर्शन, लॉग वगैरह इन सब की बातें यहां पर होंगी। सेकंड चैप्टर की बात करें तो सेकंड चैप्टर आएगा आपका इक्वेशंस। ठीक, सेकंड चैप्टर हमारा क्या रहेगा, इक्वेशन रहेगा। थर्ड चैप्टर की बात करें तो थर्ड चैप्टर हमारा क्या रहेगा, लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज यानी कि वो जो ग्राफ वगैरह बनाते थे 11 12th में, शेडिंग करते थे टुवर्ड्स द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो वो सब हमारा किस में आएगा, लीनियर इनइक्वालिटीज में रहेगा। ठीक, हाँ, ये वाला चैप्टर बहुत आसान रहता है।
3 नंबर के आसपास का ये एग्जाम में पूछा जाता है, और 3 मार्क्स ये मान लो कि ये फ्री के रहते हैं, इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं होता क्योंकि एमसीक्यू है। आपको पूरा चार्ट नहीं बनाना, आपको पूरा ग्राफ नहीं बनाना, ना कोई ग्राफ पेपर मिलेगा आपको। आपको नॉर्मली बस एक सॉल्यूशन देख के आपको एमसीक्यू पे टिक करना होता है। तो इसको सॉल्व करने का बहुत इजी तरीके बताऊंगा। देखो मैथ्स का पेपर जो है ना, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर पूरे 100 मार्क्स का, इसमें ना आपकी ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है आप 11th-12th वाली अप्रोच यहां फॉलो नहीं कर सकते। 11th-12th में आप जब मैथ्स पढ़ते थे तो आप पूरा पूरा क्वेश्चन सोल्व करते थे, ठीक, शुरू में पेज से शुरू किया और एंड तक वो पेज क्वेश्चन सोल्व करते गए। यहां पर वो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आप सोच के देखो 2 घंटे का पेपर है, 2 घंटे का पेपर का मतलब क्या हुआ, 2 घंटे का मतलब हो गया 2 × 60 120 मिनट। 120 मिनट, 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, तो एक क्वेश्चन को करने में आपको सिर्फ और सिर्फ 1.2 मिनट मिली। 1.2 मिनट का मतलब समझते हो, 72 सेकेंड्स। 1.2 का मतलब क्या हो गया, 72 सेकेंड्स। तो सर इतना टाइम तो हमें क्वेश्चन को पढ़ के समझने में ही लग जाता था, ठीक। तो अगर तुम इसको पूरा पूरा सोल्व करने लगोगे तो पेपर में क्वेश्चन छूट जाएंगे, मतलब तुम 40-50 क्वेश्चन ही सोल्व कर पाओगे 2 घंटे में। तो इसीलिए हमें यहां पर बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक सीखनी होगी। इस चीज को समझना होगा कि मैथ्स में शॉर्ट ट्रिक बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम शॉर्ट ट्रिक का यूज नहीं करोगे, अगर तुम शॉर्ट ट्रिक का यूज नहीं करोगे तो ये वाला सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो अगर हमें इस सब्जेक्ट को क्लियर करना है तो हमें पूरी पूरी शॉर्ट ट्रिक्स को यूज करना पड़ेगा, ताकि हम कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर क्या रहने वाला है, कैलकुलेटर। बिल्कुल कैलकुलेटर आपके पेपर में अलाउड है, आपको कैलकुलेटर लेके जाना है। कैलकुलेटर पे ही मैं इतनी सारी शॉर्ट ट्रिक्स बता दूंगा कि तुम पेपर में क्वेश्चन को पेज पे लिखने की जगह कैलकुलेटर पे सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है ना, पेज पे लिखने की जगह कैलकुलेटर सॉल्व कर रहे हो। तो पहला चैप्टर हमारा रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, दूसरा इक्वेशन, तीसरा लीनियर इनइक्वालिटीज, फोर्थ चैप्टर हमारा रहता है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, या फिर इसको मैं बोलूं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तुमने पढ़ा होगा 8th-9th क्लास में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो वाला चैप्टर। फिफ्थ चैप्टर की बात करें तो ये हमारा रहेगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सिक्स चैप्टर की बात करें तो ये हमारा रहेगा एपी एंड जीपी, एपीजीपी। जिन्होंने 11th-12th में मैथ थी उनको पता होगा ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है, एपीजीपी क्या होता है, बट यहां पर हम सीख लेंगे। सेवंथ की बात करें सेट, रिलेशन, फंक्शन, और 8th की बात करें डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। सर इस चैप्टर यहां पर हमारे पास डेरिवेटिव इंटीग्रेशन भी है क्या, इससे तो हमें बहुत डर लगता था 11th-12th के अंदर। तो यहां पर डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन सबसे पहले तो 2 से 3 मार्क्स का आता है सिर्फ, ठीक, तो इतनी ज्यादा वेटेज नहीं रखता। दूसरा जो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन 12th में डराता था ना, वो वाला था ट्रिग्नोमेट्री वाला, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। यहां पर कोई ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है, ना तो ट्रिग्नोमेट्री है और ना ही ज्योमेट्री है, ठीक। तो हमें यहां पर बेसिक मैथ्स करनी होगी, बेसिक मैथ्स वो भी एमसीक्यू के बेसिस पे रहेगा, तो बहुत जल्दी हम सोल्व करके खत्म करते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। तो 9th नंबर की बात करें तो 9th नंबर आता है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज की बात करें, जैसे मान लो मैं एक सीरीज बोल रहा हूं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, तो अगला नंबर क्या होगा 16, ठीक है ना। तो इस तरीके से रहेगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा, बट ऐसा ही होगा कि हमें नंबर्स ढूंढने होंगे। 10th की बात करें डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट होगा, मतलब क्या हुआ, मान लो एक बंदा निकला, लेफ्ट मुड़ा, राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, ऐसे करके उसका लेफ्ट राइट बताएंगे, और एंड में पूछेगा बताओ वो कौन सी डायरेक्शन में है, ठीक है ना, वो नॉर्थ देख रहा है, साउथ देख रहा है, ईस्ट देख रहा है, वेस्ट देख रहा है, हाँ डायरेक्शन क्या रहेगी, ठीक। तो वो सब डायरेक्शन हमें यहाँ पर देखनी रहेगी। 11th चैप्टर की बात करें तो ये बात करेगा सिटिंग अरेंजमेंट की। सिटिंग अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन ऐसे बोलेगा ए बी के साइड में बैठा है, सी डी के लेफ्ट में बैठा है, बी ए के राइट में बैठा है, ई जो है वो ए के इधर बैठा है, इधर उधर बैठे हैं, ऐसे करके। तो तुमसे पूछेगा बताओ कौन कहां बैठा है, मतलब कॉर्नर पे कौन बैठा है, बीच में कौन बैठा है, इस तरीके से पूछेगा तुमसे, वो हमारा क्या रहेगा, सिटिंग अरेंजमेंट रहेगा। 12th हमारा आता है ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशंस की बात करें, यानी कि क्वेश्चन बोलेगा कि ये इसके पापा, ए बी का पापा है, बी सी की मम्मी है, ऐसे करके अलग अलग बताएगा, और एंड में बोलेगा बताओ एक्स का वाई से क्या रिलेशन है, ठीक है ना, एक बंदे का दूसरे से क्या रिलेशन है। तो इस तरीके से आपसे पूछेगा तो वो रिलेशन आपको बताने रहेंगे। तो ये हमारा क्या रहेगा, एलआर का पार्ट। फिर स्टैट्स की बात करें, स्टैट्स में 13th नंबर पे हमारे पास आएगा एक टॉपिक जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा यानी कि आपका बेसिक ऑफ स्टैट्स, मतलब यहां पर ये बात कर रहा है स्टैट्स के बेसिक की, कि आपको बेसिक बताएगा कि स्टैट्स का बेसिक क्या है।
14 चैप्टर की बात करें तो ये आपको बताता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, यानी कि मीन मीडियन मोड वगैरह निकालना। 15th बात करेगा प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी एक चैप्टर रहेगा हमारे पास। फिर नेक्स्ट बात करें तो यहां पर हमारे पास आएगा थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोल लो या फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोल लो। ये एक चैप्टर जो है वो नया है, ये तुमने 11 12 में नहीं पढ़ा होगा। अगर किसी के पास अप्लाइड मैथ्स थी ना तो उसके पास तो उसने थोड़ा सा इसको पढ़ा हुआ होता है, बट वैसे जनरली ये आपको 11 12 में नहीं पढ़ाया जाता। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नॉन मैथ्स वाले बच्चे भी हैं तो हम यहाँ पर ऐसे ही पढ़ेंगे कि आपको मैथ्स नहीं आता, ठीक, शुरू से मैथ्स को देखना शुरू करेंगे, बिल्कुल कैलकुलेटर पे ट्रिक्स लगाएंगे, मैथ्स थी नहीं थी, क्योंकि आप देखोगे ना 11 12 में सिर्फ और सिर्फ ये 4 चैप्टर्स ऐसे हैं जो 11 12 के, उसके अलावा कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो 11 12 की मैथ्स का हो। और 11 12 की मैथ्स में ज्योमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारी चीजें दिक्कत करती थी, यहाँ पर वो सब है ही नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी अगर आप नॉन मैथ्स से हो तो भी, ठीक। तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे कि अगर कोई नॉन मैथ्स का बच्चा है तो क्या होगा, तो उसी तरीके से हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। 17 चैप्टर की बात करें, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन रहेगा। और लास्ट चैप्टर हमारा आएगा इंडेक्स नंबर्स। लास्ट चैप्टर हमारा क्या रहेगा, इंडेक्स नंबर। तो ये टोटल 18 चैप्टर्स हैं हमारे पूरे सिलेबस में मैथ्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, जिसमें हमें 18 के 18 पढ़ने हैं। ये 20 नंबर आप ये मान लो फ्री के रहेंगे आपके। एलआर बहुत आसान, बहुत इजी रहती है, बट उसमें भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, लैंग्वेज को अच्छे से समझना पड़ेगा, दिमाग लगा के क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना, गलती नहीं कर सकते उसमें, ठीक। तो ये रहेगा। तो हमें अपनी स्पीड को शुरू से मेंटेन करके रखना है, तो तभी हम ये क्वेश्चंस को इसको सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले हम जो चैप्टर शुरू करेंगे वो हमारे सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे वेटेज वाइज चैप्टर है, यानी कि टीवीएम, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, या फिर मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, जो कि 15 नंबर की वेटेज रखने वाला है। 15 मार्क्स की इसकी वेटेज रहेगी, 15 नंबर इसको आराम से देने रहेगा, ठीक है ना। 15 एग्जैक्ट पूरे नहीं होते, मतलब 12 भी हो सकते हैं, 18 भी हो सकते हैं, ठीक है ना, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, बट मोर और लेस एवरेज देखा जाए तो 15 नंबर का रहता है चैप्टर, ठीक। तो हेडिंग डाल दो, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं क्लास की स्टार्टिंग में ही, सर 18 चैप्टर है, इतने ज्यादा चैप्टर्स हैं, क्या हम कोई चैप्टर छोड़ के जा सकते हैं, क्या हम कोई चैप्टर छोड़ के जा सकते हैं? मेरा सीधा सीधा आंसर रहता है नो, क्योंकि हर चैप्टर से पेपर में क्वेश्चन पक्का दिखेगा, चाहे 2 नंबर का ही दिखे, 2 नंबर का भी क्वेश्चन हर चैप्टर से दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है ना। कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं होगा जिससे एक भी क्वेश्चन ना आए, ठीक है ना। तो हमें कोई भी छोड़ के नहीं जाना, हमें टारगेट यही रखना है कि हमें पूरा 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, कोई भी चैप्टर बीच में, कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है ना। 100 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, बट यहां पर नेगेटिव मार्किंग रहती है, तो ये याद रखना कि पूरा 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करने के चक्कर में गलत ना कर दो और गलत में नेगेटिव मार्किंग है, मार्क्स ना कट जाए, ठीक। तो इसीलिए बहुत ज्यादा, अगर बिल्कुल ऐसा है ना कि यार ये तो गलत होने ही वाला क्वेश्चन, बिल्कुल आंसर आ ही नहीं रहा, चारों ऑप्शन में से कोई भी नहीं है, अगर मान लो 2 में डाउटफुल हो, तुक्का मार सकते हो, लेकिन अगर बिल्कुल ही श्योर हो कि यार क्वेश्चन तो मुझे पढ़ा हुआ ही नहीं लग रहा, बिल्कुल सोल्व ही नहीं हो रहा, तो उस क्वेश्चन को फिर क्या करना, छोड़ देना, ठीक है ना। उस क्वेश्चन को छोड़ देना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, बच्चे नेगेटिव मार्किंग से अपने मार्क्स कम कर लेते हैं, ठीक। तो जो आंसर सही लग रहे हो फिर उन्हीं पे टिक करके आना, ठीक। तो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस की बात करें, या फिर इसी का एक और नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब ये हुआ कि टाइम के साथ साथ आपके पैसे की वैल्यू चेंज होती है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी यानी कि मनी की वैल्यू डिफरेंट रहती है अलग अलग टाइम पे, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यू रहेगी, तो वो हमारा क्या कहलाता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहलाता है। वो हमारा क्या कहलाएगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हाँ, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करते हैं, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस चैप्टर बोल रहे हैं या फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोल रहे हैं, ठीक है ना। चैप्टर का नाम क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोल दो या फिर मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। चलो, तो हम बात करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी की। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या कहता है कि कहीं ना कहीं आपकी पैसे की वैल्यू क्या रहेगी, अलग रहेगी। पैसे की वैल्यू क्या रहेगी, अलग। अब मान लो जो तुम्हारे पापा या दादा के टाइम के 10 रुपए और आज के 10 रुपए सेम नहीं है,
वो बोलते होंगे कि यार हमारे टाइम पे तो 10 रुपए में पूरे महीने की सब्जी आ जाती थी, या पूरे हफ्ते की सब्जी आ जाती थी, या पूरे हफ्ते में हम ये खर्चा कर लेते थे। किसी किसी की सैलरी पूरी 50 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए ऐसे होती थी। लेकिन आज के टाइम पे 20 में कुछ भी नहीं आता, ठीक है ना, बहुत कुछ भी नहीं मिलता। तो ये हमारा क्या होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है। तो टाइम के साथ साथ पैसे की वैल्यू चेंज हो जाती है, वो हमारा क्या कहलाता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। वो हमारा क्या कहलाएगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहलाएगा, ठीक है ना, वो हमारा क्या रहेगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैसे होता है, क्यों होता है, क्या रहता है इसके अंदर, वो सारा हमें यहां पर देखना रहेगा। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे टाइम के अकॉर्डिंग पैसे की वैल्यू चेंज होती है। तो उससे उसको वो चेंज कैसे होगी वैल्यू, वो हमें देखना है। और क्या क्या प्रोविजंस रहेंगे फिर इस चैप्टर के अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए, तो वो हमें यहाँ पर सारे देखने हैं। तो सबसे पहले लिखना कॉन्सेप्ट, सबसे पहले लिखना कॉन्सेप्ट। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मीन्स, टाइम वैल्यू ऑफ मनी मीन्स, टाइम वैल्यू ऑफ मनी मीन्स that means that the value of a unity of money is different, the value of a unity of money is different in different time periods, value of money is different in different time periods, full stop। तो क्या कह रहा है, अलग अलग टाइम की बात करें, अलग अलग टाइम में जो पैसे की वैल्यू होगी वो अलग रहेगी। अगर सोच के देखो, मैं तुम्हें बोलूं कि यार मुझे आज 1 लाख रुपए दे दो, मैं तुम्हें 3 साल बाद 1 लाख वापस कर दूंगा, तो तुम मानोगे, नहीं मानोगे। क्यों, क्योंकि आज के 1 लाख और 3 साल बाद के 1 लाख सेम नहीं है, अलग है। तो उस केस में हमें यहां पर जो फ्यूचर में 1 लाख मिल रहे हैं उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, उसकी वैल्यू ज्यादा नहीं होगी, कम होगी। जो चीज आज 1 लाख में खरीद रहे हैं, क्या हम वो चीज 3 साल में 1 लाख में खरीद पाएंगे, नहीं खरीद पाएंगे, ज्यादा रुपए लगेंगे। क्यों, क्योंकि इंडिया में इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन है मतलब आपका पैसा ज्यादा ही लगेगा, ठीक है ना, वो क्या रहेगा, ज्यादा ही रहेगा। तो लिखना फुल स्टॉप, द सम ऑफ मनी रिसीव्ड इन फ्यूचर, द सम ऑफ मनी रिसीव्ड इन फ्यूचर, in future is less valuable, is less valuable than it is received today, then it is received today। यानी कि जितना पैसा आज हमें रिसीव हो रहा है, जितना पैसा आज हमें रिसीव हो रहा है, उसके बेसिस पे अगर हम बात करें फ्यूचर के पैसे की, तो फ्यूचर वाले की वैल्यू क्या रहेगी, कम रहेगी, फ्यूचर वाले की वैल्यू कैसी होगी, कम। ठीक। तो सर अगर मैं बात कर रहा हूं तुमसे, मैंने बोला कि मैं आज 1 लाख रुपए तुमसे लेता हूं और 3 साल बाद 1 लाख रुपए दे दूंगा, तो तुम नहीं मान रहे। कैसे मानोगे तुम, बदले में क्या लोगे, बदले में मुझसे क्या लोगे, इंटरेस्ट लोगे। ठीक, बदले में मुझसे कुछ ज्यादा पैसे लोगे, या फिर हर साल क्या मांग लोगे मुझसे, इंटरेस्ट मांग लोगे। ठीक, हर साल क्या लोगे, इंटरेस्ट। क्योंकि मैं 3 साल के लिए तुम्हारा पैसा यूज कर रहा हूं, तो तुम्हें बदले में उसके क्या देना पड़ेगा, मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके बदले में क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो लिखना इंटरेस्ट, interest will be paid, interest will be paid by the borrower, by the borrower to the lender for using his money, for using his money, and interest will be paid on periodical basis, interest will be paid periodically।
इंटरेस्ट विल बी पेड पीरियोडिकली। ठीक, तो इंटरेस्ट कैसे दिया जाएगा? पीरियोडिकली। नेक्स्ट सेकंड डालना, व्हाई इंटरेस्ट इज पेड, व्हाई इंटरेस्ट इज पेड। कहते हैं इंटरेस्ट क्यों पे किया जाता है, इंटरेस्ट को पे करने के पीछे क्या रीजन है। ठीक है ना, तो पहला रीजन लिखना, सबसे पहला तो यही हो गया टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मनी की वैल्यू अलग अलग है, तो सबसे पहले लिख दो टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सेकंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सेकंड हमारा आएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब बताना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगॉन। तो क्या कहता है, अगर मान लो मैं वो 1 लाख रुपए तुम्हें ना देके कहीं पर इन्वेस्ट कर देता, ठीक, मान लो तुम मुझसे 1 लाख रुपए मांग रहे हो, मैंने कहा ठीक है ले लो यार, लेकिन अगर मैं वो 1 लाख रुपए तुम्हें ना देता, कहीं एफडी करवा देता या कहीं इन्वेस्ट कर देता, तो वहां से मुझे बदले में क्या मिलता? इंटरेस्ट मिलता। अब मुझे वो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, अब मुझे वो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो मतलब मेरे इंटरेस्ट का क्या हो गया? नुकसान हो गया। मेरे इंटरेस्ट का क्या हुआ? नुकसान। तो अगर मेरे इंटरेस्ट का नुकसान हो रहा है, अगर मेरे इंटरेस्ट का नुकसान हो रहा है, तो वो इंटरेस्ट मैं किससे रिकवर करूंगा? तुमसे रिकवर करूंगा, तो वो इंटरेस्ट में इंक्लूड कर लिया जाएगा। सेकंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। थर्ड इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन। फोर्थ इन्फ्लेशन भी मैंने बता चुका, जो पैसा मैं आज खरीद सकता हूं 1 लाख रुपए में, सेम 3 साल बाद के 1 लाख में नहीं खरीद सकता। तो क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ेगी तो पैसे की वैल्यू भी चेंज होगी, तो इसलिए इंटरेस्ट लिया जाएगा। फोर्थ रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर। अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो मैं तुम्हें आज 1 लाख रुपए दे रहा हूं, कितने साल बाद दोगे? 3 साल बाद वापस करोगे, तो 3 साल में क्या पता क्या हो जाए, तुम कहीं भाग गए तो, ठीक है ना, या फिर तुम नहीं दे पाए मुझे पैसे, कुछ भी रीजन हो सकता है, तो उस केस में मेरे ऊपर क्या है? रिस्क है, तो उस रिस्क के बदले में भी मैं क्या लूंगा? पैसा लूंगा, तो वो इंटरेस्ट हो जाता है। और लास्ट लिक्विडिटी प्रेफरेंस, लिक्विडिटी प्रेफरेंस। हर कोई चाहता है कि उसके पास पैसा अभी की अभी आ जाए। मान लो तुम अगर मुझसे पूछते हो, तुम मुझसे ये बोलते हो कि यार आज 1 लाख रुपए दे दूं या 3 महीने में 30-30 हजार 35-35 हजार करके दे दूं, मैं बोलूंगा यार आज ही 1 लाख रुपए दे दो। ठीक, तुम बोल रहे हो कि या तो 3 महीने में 35,000 35,000 35,000 यानी कि 1,05,000 रुपए दे दूं, या फिर आज ही कितने रुपए दे दूं? 1 लाख रुपए। आज ही कितने रुपए दे दूं? 1 लाख रुपए। तो मैं क्या प्रेफर करूंगा? मैं बोलूंगा भाई आज ही 1 लाख रुपए दे दो, क्योंकि आज ही 1 लाख रुपए का क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। आज ही मेरे पास क्या आ रहा है? 1 लाख रुपए का कैश आ रहा है, तो मैं उसको यूज कर लूंगा और उससे अपने आप कमा लूंगा पैसे। तो क्या करोगे? लिक्विडिटी प्रेफरेंस करोगे। ठीक है ना, तो ये 5 चीजें आती है जिसकी वजह से इंटरेस्ट पे किया जाता है। ठीक, 5 चीजों की वजह से इंटरेस्ट पे किया जाता है। अब लिखना सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमें यहां पर पढ़नी है, क्या क्या डेफिनेशंस रहेंगी वो हमें देखते हैं। एक सेकंड, हाँ, तो हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल, कि प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब क्या होता है कि जो आप शुरुआत में बोरो कर रहे हो या फिर इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे मान लो मैंने तुमसे 1 लाख रुपए दिए, तो अगर मैं 1 लाख रुपए ले रहा हूं तुमसे, तो वो जो 1 लाख रुपए है वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल अमाउंट कहलाएगा। तो लिखना प्रिंसिपल इज द इनिशियल वैल्यू, प्रिंसिपल इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ lending or borrowing, principal is the initial value of lending or borrowing। ठीक, यानी कि अगर आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया, लेंड किया मतलब दिया पैसा, या फिर आपने कहीं से पैसा लोन लिया, बोरो किया, तो जो भी आपने इनिशियल वैल्यू इन्वेस्ट करी है या बोरो करी है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल कहलाएगा। सेकंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? जिस रेट से आप इंटरेस्ट लगाने वाले हो, जिस भी रेट से आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगा। तो लिखना द रेट एट विच, द रेट एट विच interest is to be charged, the rate at which interest is to be charged for a defined length of time, for a defined length of time, for defined length of time for use of principal, use of principal generally on a yearly basis, generally on a yearly
basis is known as rate of interest, is known as rate of interest. तो यानी कि एक टाइम पीरियड के लिए, जैसे वैसे जनरली ईयरली बेसिस रहेगा, जैसे मान लो 10% है और अगर 3 साल के लिए लोन दिया तो 10% लग जाएगा 3 साल होगा, ठीक है ना, तो 10% 3 साल के लिए लग जाएगा, तो वो हमारा क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट. थर्ड पॉइंट इंटरेस्ट. थर्ड पॉइंट हमारा क्या आएगा, इंटरेस्ट. इंटरेस्ट इज द प्राइस पेड बाय अ बोरोवर. इंटरेस्ट इज द प्राइस पेड बाय अ बोरोवर. Interest is the price paid by a borrower for the use of lender's money. For the use of lender's money. फुल स्टॉप. यानी कि अगर कोई बंदा पैसे यूज कर रहा है तो वो क्या करेगा, बोरोवर पे करेगा किसको, लेंडर को. अगर मैं अपने पैसे किसी को दे रहा हूं तो वो मेरे पैसे यूज कर रहा है तो वो बदले में मुझे क्या देगा, इंटरेस्ट पे करेगा. वो मुझे क्या पे करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा. फोर्थ पॉइंट एक्यूमुलेटेड बैलेंस. फोर्थ पॉइंट हमारा क्या रहेगा, एक्यूमुलेटेड अमाउंट या फिर बैलेंस. एक्यूमुलेटेड अमाउंट या फिर बैलेंस. ये क्या होता है, अगर मान लो मैंने तुमसे 1 लाख रुपए लिए आज, 3 साल बाद वापस करूंगा तो 3 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया, मान लो 10,000 रुपए, ठीक, तो 30,000 रुपए हो गया. तो मैं 3 साल बाद तुम्हें 1,30,000 वापस कर रहा हूं. वो जो 1,30,000 है ना, वो हमारा क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट कहलाएगा. वो हमारा क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट. तो 1,30,000 हमारा क्या कहलाएगा, एक्यूमुलेटेड अमाउंट कहलाएगा, ठीक है ना. ये एक्यूमुलेटेड बैलेंस बोल लो या एक्यूमुलेटेड अमाउंट बोल लो, बात एक ही है, ठीक है ना. तो वो होगा फाइनल वैल्यू. तो लिखना एक्यूमुलेटेड अमाउंट इज द फाइनल वैल्यू. एक्यूमुलेटेड अमाउंट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट. एक्यूमुलेटेड अमाउंट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट. ठीक, तो वो हमारी क्या रहेगी, फाइनल वैल्यू रहेगी. ठीक, चलो अब थ्योरी बहुत हो गई, अब हम अपन प्रैक्टिकल शुरू करते हैं क्योंकि पेपर में ये प्रैक्टिकल ही रहने वाला है. तो हम बात करते हैं इंटरेस्ट की. अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं तो इंटरेस्ट क्या होता है, 2 टाइप का होता है. इंटरेस्ट क्या रहेगा, 2 टाइप का रहेगा. एक हमारा होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक हमारा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट. एक हमारा होगा सिंपल इंटरेस्ट और एक हमारा रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट. तो दोनों इंटरेस्ट की बात करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना. सिंपल इंटरेस्ट के बारे में और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं एक एग्जांपल से. मान लो तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, 2 लाख रुपए हैं. तुम मेरे पास आए, तुमने बोला सर मेरे पास ना 2 लाख रुपए है, मुझे इन्वेस्ट करना है, बताओ कहां इन्वेस्ट करूं. मैंने बोला एक काम करो, बैंक में जाओ, पता करके आओ क्या रेट चल रहा है. तुम गए HDFC बैंक में. HDFC बैंक ने बोला 10% इंटरेस्ट है. और एक तुम गए ICICI बैंक में, ICICI ने भी क्या बोला, 10% इंटरेस्ट बोला. बट फर्क क्या रहा, फर्क ये था कि जो हमारा HDFC बैंक है वो 10% दे रहा है सिंपल इंटरेस्ट पे और ICICI बैंक दे रहा है 10% किस पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे. तो ये दोनों में क्या था, फर्क था. अब कहता है कि बताओ दोनों में कैसे पता चलेगा, क्या डिफरेंस है, कैसे. ठीक, तो मान लेते हैं कि तुमने क्या किया, पैसा इन्वेस्ट किया जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल. 1 लाख रुपए तुमने इधर इन्वेस्ट कर दिए और 1 लाख तुमने इधर इन्वेस्ट कर दिए. और ये कब इन्वेस्ट किए, 1 जनवरी 2025 को इन्वेस्ट किए. तो अब क्या होगा, 2025 का इंटरेस्ट मिलेगा. 2025 का क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा. कितना रहेगा, 10%. इधर भी कितना, 10%. तो 1 लाख का 10% कितना हुआ, 10,000. इधर भी कितना हो गया, 10,000. ठीक, तो ये हमारा टोटल कितना आ रहा है, ये आ गया 1,10,000. ये हमारा आ गया 1,10,000. ठीक, तो 1,10,000 और 1,10,000 हमारा क्या आ गया, 1 साल बाद. ये कब आया, 1 जनवरी 2026 में. अब जब इंटरेस्ट लगेगा 2026 का, यहां पर फर्क समझना. अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, सिंपल इंटरेस्ट की, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, सिंपल इंटरेस्ट की, तो उस केस में हमारा जो ओरिजिनल प्रिंसिपल है उसी पे 10% क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा. लेकिन अगर हम बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो जो हमारा बैलेंस बचा हुआ था उस बैलेंस पे 10,000 का इंटरेस्ट, 10% का इंटरेस्ट लगेगा. यानी कि इधर आ रहा है 10,000 और इधर आ रहा है 11,000. तो यहां पर क्या हो रहा है, 1,000 का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा. ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया,
1 जनवरी 2027 में ये हो गया 1,20,000 और ये हो गया 1,21,000। ठीक, फिर उसके बाद हम बात करेंगे क्या, फिर से इंटरेस्ट लगाएंगे 2027 का। अब यहां पर फिर से ओरिजिनल प्रिंसिपल पे यानी कि 10,000 लगेगा, लेकिन इस पे कितना लग जाएगा, 12,100 लग जाएगा। ठीक, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आपके इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट देता है, वो आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट देता है, बट सिंपल इंटरेस्ट आपको नहीं देता। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1,30,000 और ये हो गया 1,33,100 और ये हमारा कब आ गया, 1 जनवरी 2028। बात समझ आ रही है। तो इसमें क्या हुआ, प्रिंसिपल हो गया ये वाला अमाउंट, 3 साल जो 10,000 लगे वो हमारा इंटरेस्ट हो गया, और एक्यूमुलेटेड बैलेंस कितना हो गया, ये। बात समझ आ रही है। अब पेपर में क्वेश्चन क्या करेगा, पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, तुम्हें प्रिंसिपल दे देगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देगा, टाइम बता देगा कितने साल के लिए है, तुमसे बोल देगा अमाउंट बताओ। तो सर हमें क्या अमाउंट निकालने के लिए इस तरीके से टेबल ही बनानी पड़ेगी, नहीं, हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज हैं, वो फॉर्मूले हम अप्लाई कर देंगे। या फिर क्वेश्चन हमसे ये पूछ सकता है कि बताओ 3 महीने 3 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, जैसे एक 10,000 20,000 30,000 30,000 इंटरेस्ट निकल के आ रहा है, तो 30,000 इंटरेस्ट कैसे निकलेगा वो फॉर्मूले भी हमें यहाँ पर सीखने रहेंगे, ठीक है ना। तो ये हम बात करेंगे अब किसकी, सिंपल इंटरेस्ट की। पहले ये बना लिया, इंटरेस्ट के आगे दोनों, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में फिर ये चार्ट बना लो, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये टेबल अगर तुम अपनी रेफरेंस के लिए बनाना चाहो तो बना लो। हाँ ये पूरा, इससे याद रहेगा कि सिंपल और कंपाउंड में क्या फर्क रहता है। देन अब हम बात करें, तो ये हमारा हो गया। अब हम एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, सिंपल इंटरेस्ट की। तो सबसे पहली हेडिंग डाल दो सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में लिखना, इट इज द इंटरेस्ट, इट इज द इंटरेस्ट कंप्यूटेड ऑन, it is the interest computed on the original principal, it is the interest computed on the original principal for the entire period of borrowing, for the entire period of borrowing। अंडरलाइन कर दो कंप्यूटेड ऑन ओरिजिनल प्रिंसिपल को, कंप्यूटेड ऑन ओरिजिनल प्रिंसिपल को, तो यानी कि ये किस पे निकलेगा, ओरिजिनल प्रिंसिपल पे निकाला जाएगा। अब इंटरेस्ट को निकालना है, अगर मतलब अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, मतलब इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला लगेगा, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम। पी का मतलब क्या हो गया, पी का मतलब हो गया प्रिंसिपल, आर का मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो भी क्या, पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लेना, पर एनम। और टी का मतलब क्या हो गया, टाइम इन ईयर्स, टी को क्या लेना, टाइम लेना, लेकिन किसमें, ईयर्स में, ठीक है ना। अगर मंथ्स में दिया भी हुआ है तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, ईयर्स के। ठीक, अब अगर मैं ऊपर वाले एग्जाम्पल की ही बात कर लूं, तो उसमें मेरा इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, हमने कितने का प्रिंसिपल लगाया था, 1 लाख का,
1 लाख पे 10% का इंटरेस्ट था, वो भी कितना, 3 महीने का, 3 साल का। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, 1 लाख पे 10%, 10,000 आ गया, 3 महीने का कितना हो गया, 30,000। तो यही हमारा ऊपर आया था, 10,000 रुपए 3 महीने, यानी कि 30,000 रुपए, वही हमारा रहा था 30,000 रुपए। ठीक, तो ये हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब क्वेश्चन कभी कभी हमसे ये अमाउंट मांग लेगा, एक्यूमुलेटेड अमाउंट। तो अमाउंट का ना एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ए इक्वल्स टू पी प्लस आई। ए का मतलब क्या हो गया, एक्यूमुलेटेड अमाउंट, एक्यूमुलेटेड अमाउंट, या फिर फाइनल बैलेंस, फाइनल वैल्यू। एक्यूमुलेटेड अमाउंट, पी तो पता ही है हमें, प्रिंसिपल, और आई का मतलब क्या हो गया, इंटरेस्ट अमाउंट। तो मतलब क्या हुआ, अगर मैं अपने एग्जांपल की बात करूं तो 1 लाख रुपए का प्रिंसिपल था, उस पे 30,000 रुपए का क्या लगा था, इंटरेस्ट लगा था, 30,000 रुपए का क्या लगा था, इंटरेस्ट। तो कितना आया था टोटल, 1,30,000। बट सर क्या हमें अमाउंट निकालने के लिए पहले इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, नहीं, हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखो मैंने क्या फॉर्मूला लिखा, ए इक्वल्स टू पी प्लस आई, ए इक्वल्स टू पी प्लस आई। तो मैं क्या कर दूंगा, अमाउंट इक्वल्स टू पी प्लस आई का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी। तो यानी कि अमाउंट इक्वल्स टू, अगर मैंने पी कॉमन ले लिया तो 1 + आर। ठीक, आर लिख लो या आई लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरेस्ट के रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर बोल दो चाहे आई बोल दो, क्योंकि हमारे यहाँ पर एमसीक्यू है। तो हमें तो आर या आई कुछ भी लिख लो, हमें आंसर निकालने से मतलब है, तो आंसर तो सेम ही आएगा, ठीक है ना, डिनोट कुछ भी कर लो। तो अगर मैं उसी एग्जांपल की बात करूं तो अमाउंट कैसे निकलेगा, 1 लाख रुपए का प्रिंसिपल, 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो उसको या तो 10% लिख लो, या एक काम करो 0.10 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इनटू कितने साल, 3 साल। तो 1 लाख इंटू 1.30, तो 1,30,000 आ गया हमारा आंसर। सेम वही रहेगा जो पहले हमने देखा। बस छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना कि जो आर लोगे वो पर एनम वाला लेना, और टाइम जो लोगे वो क्या ले लेना, ईयर्स में लेना, ठीक है ना। डन, तो ये हो गया। चलो अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं आईसीआई ने डाले हुए, वो हम यहाँ पर कर लेते हैं। ये आपका आईसीआई का मॉड्यूल है, अब ये मॉड्यूल को ही कवर करेंगे। इसके अलावा मैं अपनी बुक दूंगा प्रैक्टिस के लिए, बट हम शुरू में क्लास में क्या करेंगे, मॉड्यूल को ही कवर करेंगे, ठीक है ना, मॉड्यूल से कवर करेंगे क्लास में। उसके साथ साथ हम अपनी प्रैक्टिस की, मैं अपनी अलग से प्रैक्टिस की बुक दूंगा, जिसमें तुम्हारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए रहेंगे, ठीक है ना, और वो एग्जाम लेवल के ही क्वेश्चंस रहने वाले। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की। कहता है कितना इंटरेस्ट होगा किस पे, 2,000 रुपए पे। तो 2,000 रुपए हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल। 6% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो आर कितना हो गया, 6%। टाइम कितना है, 2 साल। ठीक, तो कितना इंटरेस्ट आएगा, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता है, पी इंटू आर इंटू टी है। प्रिंसिपल कितना, 2,000 इंटू 6% इंटू 2। तो 2,000 का 6% 2 साल के लिए कितना हो गया, 240 रुपए, 240 रुपए। ठीक, तो वो 240 हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल नंबर 2। सानिया, सानिया ने 50,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट करवाए, तो ये प्रिंसिपल हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5.5%। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, तो ये क्या हो गया, टाइम। तो कह रहे हैं इंटरेस्ट बताओ कितना होगा, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, तो यानी कि 50,000 इंटू 5.5% इंटू 2। तो कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर सकते हैं हम, 50,000 इंटू 5.5% इंटू 2। तो 5,500 का हमारा क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। 5,500 का हमारा क्या आ गया, इंटरेस्ट। ठीक, लिख लो एग्जांपल 2। एग्जांपल 2, एग्जाम्पल 3 की बात करें। एग्जाम्पल 3 क्या कहता है, इन एग्जाम्पल 2 व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। कहता है फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी, इन्वेस्टमेंट की फाइनल वैल्यू क्या होगी, यानी कि अमाउंट पूछ रहा है हमसे। अमाउंट पूछ रहा है तो अमाउंट का एक फॉर्मूला तो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था पिछले एग्जाम्पल में, 50,000, और 5,500 का इंटरेस्ट आया था, यानी कि 55,500। या फिर आप क्या कर सकते हो, अमाउंट का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, 1 + RT वाला। तो प्रिंसिपल कितना है, 50,000 इंटू 1 +
5.5% को हम 0.055 लिख सकते हैं। जब भी परसेंटेज में दिया होना और उसको पॉइंट्स में लिखना हो तो क्या करना है, डिवाइड बाय 100 करना है। सिंपल क्या करना है, डिवाइड बाय 100। ठीक, तो 0.055 आ गया इनटू कितने साल, 2 साल थे, तो ये क्या होगा 0.55 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 50,000, तो ये आ गया 55,500। ठीक, तो इस तरीके से हमारा क्या निकल आएगा, अमाउंट निकला है। ठीक, तो इस तरीके से हम दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। ठीक है, उतार, ये हमारा क्या हो गया, एग्जाम्पल नंबर 3। डन। नेक्स्ट देख लो, सेम ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4 तुम करके बताओ। कितना, हाँ, तो 12,000 हमारा इंटरेस्ट आ गया और 1,12,000 हमारी फाइनल वैल्यू आ गई। तो कैसे निकाला, कहता है उसने डिपॉजिट करे हैं 1,00,000, यानी कि प्रिंसिपल हो गया 1,00,000, 2 साल के लिए किया तो टाइम हो गया 2 साल, और 6% के लिए किया तो रेट हो गया 6%। तो इंटरेस्ट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। प्रिंसिपल कितना है 1,00,000, रेट कितना है 6%, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, तो 6,000 इंटू 2 कितना 12,000, कितना आ जाएगा 12,000। और फिर अमाउंट के लिए वही प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि 1,00,000 प्लस 2,000 12,000 कितना आ गया 1,12,000। चलो फिफ्थ करना। फिफ्थ क्वेश्चन या मैं बताता हूं, चलो फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कहता है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि क्वेश्चन में आर कैलकुलेट करना है इस बारे में। कहता है अगर अमाउंट ओड आफ्टर 6 मंथ्स इज 1050, तो यानी कि ये अमाउंट हो गया, 6 महीने बाद कितना मिलेगा 1,050, अभी कितना बोरो किया 1,000 रुपए, तो 1,000 रुपए बोरो किए और 6 महीने बाद 1,050 मिलेंगे, तो प्रिंसिपल हो गया, अमाउंट हो गया, टाइम हो गया। तो हम क्या करेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर टी। अमाउंट कितना है 1,050, प्रिंसिपल कितना है 1,000, 1 प्लस आर कैलकुलेट करना है, टी कितना हो जाएगा 0.5। ठीक, तो ये 1,000 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हुआ 1.050 इक्वल्स टू 1 प्लस 0.5 आर। ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 0.05 इक्वल्स टू 0.5 आर। अब ये 0.5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा आर। तो आर की वैल्यू आएगी 0.10। 0.10 का मतलब क्या हो गया 10%। ठीक सर, ये तो था पहला तरीका जिससे हमने मेथड से सॉल्व किया। अगर मैं डायरेक्टली सॉल्व करवाना चाहूं, डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक की। देखो यही क्वेश्चन है, कितनी लाइनें लगी इसको सॉल्व करने में, बट वरना समझना, तुमने कितने रुपए लगाए 1,000 रुपए, कितने मिले, मतलब 6 महीने का इंटरेस्ट कितना हुआ, पूरे साल का कितना होगा 100 रुपए। 1,000 रुपए लगा के 100 रुपए का इंटरेस्ट कमा रहे हो पूरे साल में, कितना परसेंट हुआ 10%। आंसर आ गया हमारा। ठीक, तो इस तरीके से बिना लिखे हमें सोल्व करना होगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के, कि अगर 6 महीने बाद 50 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है, मतलब 50 का इंटरेस्ट है, तो पूरे साल का इंटरेस्ट तो हो गया 1,000 रुपए पे 100 रुपए का इंटरेस्ट, यानी कि 10%। आंसर हो गया, बस खत्म बात। ठीक, तो ये सोल्यूशन उतार लो, बट वो वाला तरीका हम पेपर में लगा। ठीक है, डन। अब हम बात करते हैं हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है कि राहुल ने इन्वेस्ट करे
70,000 रुपए बैंक में, तो 70,000 हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल, किस पे 6.5% पे, तो यानी कि ये रेट हो गया। और उसको एंड में कितने रुपए मिले 85,000, यानी कि अमाउंट हो गया। तो कह रहा है बताओ कितना पीरियड होगा, मतलब हमें टी निकालना है। तो टी निकालने के लिए वही सेम अमाउंट का फॉर्मूला लगा लो, पी इंटू 1+RT। अमाउंट है कितना 85,925, 70,000 का प्रिंसिपल 1+R हो गया 0.065, टी एच रहेगा। तो ये डिवाइड हो जाएगा इधर आके, तो 85,925 डिवाइड बाय 70,000, तो ये हो गया 1.2275 इक्वल्स टू 1+0.065t। अब ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 0.2275 इक्वल्स टू 0.065t। 065 भी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 0.2275 अपॉन में 0.065, तो कितना आएगा, इसको डिवाइड कर लें अगर, तो 3.5, तो टाइम हमारा कितना आ रहा है 3.5 ईयर्स। अब ये तो था लंबा तरीका। अब हम चलते हैं छोटे तरीके पे। छोटा तरीका क्या बोलता है, अगर आपने 70,000 रुपए लगाए और आपको कितने मिले 85,000, तो यानी कि आपका 15,925 रुपए का इंटरेस्ट हो गया। 15,925 रुपए का इंटरेस्ट कमा रहे हो आप पूरे साल, पूरे पीरियड पे, जबकि आपका 70,000 पे 6.5% एक साल का इंटरेस्ट है। तो यानी कि एक साल का इंटरेस्ट कितना है 4550। तो अगर आप एक साल में 4550 कमा रहे हो, तो 15,925 कितने में कमाए 3.5 साल। ठीक, तो वो कितने में कमाया 3.5 साल। तो ये हमारा क्या है पेपर में करने वाला तरीका। बात समझ आ रहे हैं, उतार लो दोनों। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर क्या रहेगा 6 रहेगा। डन। तो ये हमारा क्या हो गया एग्जाम्पल नंबर 6 हो गया। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 7 इसका जो है ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा। ठीक, तुम्हारे स्टडी मटेरियल का एग्जाम्पल नंबर 7 है। एग्जाम्पल नंबर 8 होमवर्क में लिख लो, एग्जाम्पल नंबर 9 होमवर्क में लिख लो। बस इनमें एक चीज बता देता हूं, जैसे 8th क्वेश्चन की बात करूं या 9th क्वेश्चन की बात करूं, यहां पर ना जो टाइम पीरियड है वो क्या दिया रहता है 1 ईयर 8 मंथ्स ऐसे लिख के दिया हुआ है। तो सर इसको ईयर में कैसे कन्वर्ट करें, एक साल में कितने 12 महीने और 8 महीने ही है, तो टोटल कितने हो गए 20 मंथ्स। तो 20 अपॉन कितना कर देंगे 12। तो जब टाइम यूज करोगे तो टाइम को कितना ले लेना 20 अपॉन 12 ले लेना। ऐसे ही सेम यहां पर 3 साल 3 महीने हैं, तो 3 साल का मतलब क्या हुआ 36 महीने प्लस 3 महीने, तो 39/12। तो आपको टाइम कितना कंसिडर करना है 39/12 कंसिडर। ठीक, तो 10 तक बाकी सारे होमवर्क में कर लेना एग्जाम्पल्स, तो सारे के सारे आराम से तुम कर पाओगे। एक्सरसाइज 4A की बात करूं तो 4A में ना 2 टॉपिक्स हैं, वो 2 टॉपिक मुझे करवाने हैं। ठीक, 2 क्वेश्चन है बेसिकली, 2 क्वेश्चन मुझे करवाने हैं, बाकी सारे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। ठीक है ना, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो हमें यहाँ पर करने रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें किसकी, क्वेश्चन नंबर 9 की और क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 2 क्वेश्चंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। चलो, तो 2 क्वेश्चन देखेंगे, एक हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 और एक हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, अ सम ऑफ मनी अमाउंट टू ₹6200 इन 2 ईयर्स, मतलब कुछ पैसा इन्वेस्ट करेंगे, 2 साल में कितना हो जाएगा 6200, 6200, 3 साल में कितना हो जाएगा 7400। तो कहता है बताओ शुरू में कितना इन्वेस्ट करेंगे। तो यहां पर एक तो रेट नहीं दिया हुआ, प्रिंसिपल भी नहीं दिया हुआ, 2 चीजें गायब है। तो 2 चीजें गायब है, तो इसको सोल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, आप अमाउंट का फॉर्मूला लगाओ, क्या प्रिंसिपल इंटू 1+RT। अमाउंट कितना है 6200 का अमाउंट है, प्रिंसिपल नहीं पता, 1+R भी नहीं पता, 2 है।
तो ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 7400 है P इंटू 1+R3, ये हमारी बन गई दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हम क्या निकाल लेंगे, R और P निकाल लेंगे। आती है ना वो सोल्व करनी एलिमिनेशन मेथड से, उस तरीके से सोल्व कर लेंगे। बट यहां पर मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं, हमें वो शॉर्ट ट्रिक यूज करनी है। मान लो ये आ जाए, जब हमने प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया होगा, फिर 1 साल बाद, फिर 2 साल बाद, फिर 3 साल बाद, 1 साल 2 साल 3 साल, ठीक है ना, 1 साल 2 साल और 3 साल। तो ये 3 साल की बात कर रहे हैं। कहता है 2 साल बाद कितने हो गए 6200, 3 साल बाद कितना हो गया 7400। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस साल में हमने 1200 का इंटरेस्ट कमाया होगा। अगर इधर 1200 का इंटरेस्ट है, क्योंकि ये कम सिंपल इंटरेस्ट है, तो इधर भी इंटरेस्ट कितने का हो गया 1200 का, तो इधर भी इंटरेस्ट कितने का रहेगा 1200 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 6200 है तो यहां पर कितना रहा होगा 5000, इधर कितना रहा होगा 3800, ये 1200 माइनस कर लिए। तो मतलब क्या हुआ, हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया 3800। तो 3800 एक में ही है, तो वो हमारा अमाउंट आंसर हो जाएगा। बट सर यहाँ पर नन ऑफ दीज भी तो है, तो हो सकता है नन ऑफ दीज हो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल लेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा, 1200 का प्रॉफिट कमा रहे हैं 3800 पे, तो कितना परसेंट हुआ। तो इस केस में कहते हैं 1200 डिवाइड बाय 3800 इंटू 100, तो 31.58। तो 31.58 ही हमारा क्या है, ए ऑप्शन। 31.58 हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा। बात समझ आ रही है, तो ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। 10th क्वेश्चन क्या कहता है, एक सम ऑफ मनी, यानी कि हम कुछ पैसा लगाते हैं, 10 साल में डबल हो जाता है। बताओ ट्रिपल कितने साल में होगा, 10 साल में डबल हो जाता है, तो ट्रिपल कितने साल में होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेम वही केस लगा लो, 0 10। अगर मान लो मैंने आज 1000 रुपए लगाए या 10,000 रुपए लगाए, तो 10 साल में वो कितने हो गए 20,000 हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 साल का इंटरेस्ट कितना हुआ 10,000। तो अगले 10 साल में भी इसका इंटरेस्ट कितना होगा 10,000 ही होगा। तो 20,000 वाला कितना हो गया 30,000। तो ट्रिपल होने में कितने दिन लगे 20 साल लगे। ट्रिपल होने में कितना टाइम लगा 20 साल। तो आंसर क्या हो जाएगा 20। ठीक, तो ये शॉर्ट ट्रिक्स होती है, इन इस तरीके से हमें शॉर्ट ट्रिक को यूज करके पेपर में सोल्व करना है। अभी तो मैं तुम्हें समझा रहा था, तो मैंने इतने तरीके से सोल्व करा, पर जब तुम पेपर में करोगे तो तुम्हें बिल्कुल कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट ऐसे सोल्व कर पाओ। बात समझ आ रही है। तो ये शॉर्ट ट्रिक बहुत जरूरी है समझना, वरना लंबा लंबा क्वेश्चन सोल्व करने गए ना, तो पेपर में 100 में से मुश्किल से 50 क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, और 40 नंबर तो पासिंग के लिए चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए बहुत अच्छे से शॉर्ट ट्रिक्स को ध्यान देना होगा। ये उतारना तो उतार लो 9th 10th, अगर ये ऊपर वाला 9th है, ये 10th है। किसका, एक्सरसाइज 4A। एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 10 है। डन, चलो। तो अब इसके अलावा जो भी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक हैं,
वो आपके होमवर्क रहेंगे एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 1 से 8, और जो हमने एग्जांपल छोड़े हैं यानी कि 7th 8 9 10, ये 4 एग्जांपल होमवर्क में रहेंगे। तो एग्जांपल 7 8 9 10 और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक एक्सरसाइज 4A के ये आपका होमवर्क होने वाला है, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में ये होमवर्क डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करेंगे। ठीक, चलो डन।